हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस का चैप्टर 6 रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन। इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि नियमन क्या होता है, नियमन का मीनिंग्स क्या है और नियमन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या क्या कारण है इनकी वजह से नियमन करना आवश्यक हो जाता है। और दूसरा इसी में आगे पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन करने के तरीके या कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन किया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन होता क्या है। नियमन से तात्पर्य है कि जब किसी देश की सरकार सोच समझकर निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने देश के विदेशी व्यापार की मात्रा, उसकी रचना और उसकी दिशा को प्रभावित करने के लिए आवश्यक वैधानिक विधियों का सहारा लेती है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन कहते हैं। इसमें यहाँ यह क्लियर है कि न तो निर्यात को न आयात को, आयात और निर्यात दोनों शामिल हैं, उनको दोनों को कंट्रोल करने के लिए या उनका नियमन करने के लिए देश की सरकार कुछ वैधानिक विधियों का प्रयोग करती है विदेशी व्यापार की मात्रा, रचना और उसकी दिशा को प्रभावित करने के लिए, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन कहा जाता है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन की आवश्यकता क्यों या क्या कारण है जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करने की आवश्यकता है। पहला कारण है गैर जरूरी आयातों को हतोत्साहित करना। जब देश में या यूँ कह दें कि विकासशील देश में जब जो जरूरी आवश्यकता की वस्तुएं नहीं हैं उनको भी अधिक आयात किया जाता है, तब नियमन करना आवश्यक हो जाता है और उन वस्तुओं पर या उन गैर आवश्यक वस्तुओं को हतोत्साहित करने के लिए उन पर ऊंचे तटकर शुल्कों तथा आयात लाइसेंसों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उनकी आयात में कमी होती है। दूसरा है संरक्षण की नीति को सफल बनाना। दो तरह की नीति होती है, स्वतंत्र नीति और संरक्षण नीति। स्वतंत्र नीति में खुली छूट रहती है, आयात निर्यात स्वतंत्र रहता है, लेकिन संरक्षण नीति में क्या होता है, संरक्षण नीति में विकासशील देश अपने उद्योगों को, जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनको विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए संरक्षण नीति को अपनाते हैं, क्योंकि जो शिशु या लघु उद्योग हैं वह अगर संरक्षण की नीति नहीं अपनाएंगे तो वो जो बड़े उद्योग धंधे हैं उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। इस वजह से ये संरक्षण की नीति अपनाई जाती हैं तथा इसके अंतर्गत विदेशों से होने वाले आयातों पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण लागू किए जाते हैं, जिसके कारण विकासशील देशों के जो शिशु या लघु उद्योग हैं उनको संरक्षण प्राप्त होता है। तीसरा है भुगतान असाम्य में सुधार। इसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन किया जाता है। भुगतान असाम्य का तात्पर्य है कि जब देश के निर्यात तो कम हों और आयात अधिक हो रहे हों तो एक तरीके से उसको भुगतान असाम्य कहा जा सकता है। तो उसमें सुधार के लिए भी कि आयात कम हो और निर्यात ज़्यादा हो तो आयातों पर कुछ अतिरिक्त शुल्क लगा दिए जाते हैं, जिससे कि भुगतान असाम्य साम्य की स्थिति में लाया जा सके। चौथा है व्यापार शर्तों में सुधार। जब किसी देश की व्यापार शर्तें उसके लिए प्रतिकूल होने लगती हैं तो व्यापार शर्तों में सुधार के लिए भी कुछ नियंत्रण लगाने आवश्यक हो जाते हैं। या यूँ समझें कि किसी भी देश की निर्यात की एक वस्तु की इकाई के बदले आयात वस्तु की पहले की अपेक्षा कम इकाइयाँ प्राप्त होने लगती हैं। व्यापार शर्तों से तात्पर्य क्या है कि जैसे अपन एक इकाई किसी देश को निर्यात कर रहे हैं और उनसे एक इकाई के बदले जितनी इकाइयाँ अपने को आयात होती थी, अगर उनमें कमी आती हैं तो अपन यूँ कह सकते हैं कि व्यापार शर्तें प्रतिकूल हो रही हैं। तो उनको या इस प्रतिकूलता को ठीक करने के लिए आयातों की मांगों में कमी के लिए कुछ नियंत्रण लगाने होते हैं। अगला है राशि पतन को रोकना। डंपिंग की जो प्रोसेस है इसको रोकना। डंपिंग क्या था, डंपिंग पहले भी अपन ने पढ़ा था कि जब कोई भी विदेशी कंपनियां
जब दूसरे देश में जाकर वहाँ सस्ते दामों पर अपनी वस्तुएं बेचती हैं, उनका मेन पर्पज बाज़ार को हथियाना होता है। तो ये जो डंपिंग की प्रोसेस है, इसको रोकने के लिए, क्योंकि अगर डंपिंग के द्वारा विदेशी कंपनियां किसी विकासशील देश में आ जाएगी, जो विकसित देशों की जो कंपनियां हैं, अगर वो विकासशील देशों में आ जाएगी तो वहाँ के जो छोटे उद्योग धंधे हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा, वो उनसे प्रतियोगिता नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वो अत्यधिक मात्रा में किसी विकासशील देश में न आ पाएँ। इस वजह से राशि पतन को रोकने के लिए भी विभिन्न प्रकार के नियंत्रण लगाए जाते हैं, या ऊंची तटकर दीवारें बनानी होती हैं। ऊंची तटकर दीवारें मतलब उनको बहुत ही अधिक मात्रा में उनसे शुल्क लिया जाता है या आयात कर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। जब देश में किसी साधन की कमी अथवा अधिकता हो तो दोनों ही स्थितियों में इसका देश के मानवीय साधनों द्वारा श्रेष्ठ उपयोग बनाने के लिए देश में आयात व निर्यात व्यापार अथवा दोनों का नियमन आवश्यक हो जाता है। अगर दोनों में कहीं न कहीं कमी या अधिकता है तो फिर उस स्थिति में संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पाता। तो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए आयात और निर्यात में सामंजस्य बिठाना आवश्यक रहता है, जिससे कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो। और लास्ट है विदेशी व्यापार को बढ़ाना। विकासशील देश निर्यातों में वृद्धि करने के लिए निर्यात प्रधान उद्योगों को आयातों में प्राथमिकता देने हेतु विदेशी व्यापार का नियमन करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से या ये कारण है जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन की आवश्यकता होती है, उसको नियमन किया जाना आवश्यक है। नियमन का तात्पर्य यहाँ नियंत्रण करना नहीं है। नियमन का मतलब है संरक्षण के द्वारा नियंत्रण। जैसे एक तो नियंत्रण बाध्यकारी हो जाता है, उसको नियंत्रण करना ही पड़ता है। एक नियमन यानी सरल शब्दों में उसको कंट्रोल करना, ये नियमन, जिससे कि एक साम्य की स्थिति को नियमन कहा जा सकता है। आगे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन के तरीके क्या हैं, पद्धतियां कौन कौन सी हैं जिनके द्वारा अपन आयात और निर्यात, कोई भी देश आयात और निर्यात में सामंजस्य बिठा सकता है। यदि आयात ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको कम किया जा सकता है, और निर्यात कम है किसी देश के तो उनको अधिक किया जा सकता है। इसमें पहली तरीका है या पहली पद्धति है प्रशुल्क दीवारें, टेरिफ वॉल्स। देश के आयात अथवा निर्यात दोनों को ही प्रशुल्क दीवारों से रोका जा सकता है। जब आयातों पर अत्यधिक ऊंचे तटकर लगा दिए जाते हैं तो आयात हतोत्साहित हो जाते हैं। यदि किसी देश को आयात कम करना है, आयात को हतोत्साहित करना है, तो आयात की जाने वाली वस्तुओं पर ऊंचे तटकर शुल्क लगा दिए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही देश उनको आयात नहीं करता। और ऐसे ही निर्यात में है, अगर निर्यात को हतोत्साहित करना है तो निर्यात पर कर लगा दीजिए। तो प्रशुल्क दीवारों के माध्यम से या इन टेरिफ वॉल्स के माध्यम से ये एक तरीका है जिसके द्वारा आयात और निर्यात दोनों को हतोत्साहित किया जा सकता है और हतोत्साहित किया जा सकता है। दूसरा है घाट बंदी लागू करना, टू इम्पोज एम्बार्गो। सामान्यतः यह शांति काल में प्रयोग नहीं किया जाता। जो घाट बंदी लागू करने की जो ये पद्धति है, ये युद्ध काल में ही लागू की जाती है। शांति काल में इसका यूज नहीं किया जाता। जब युद्ध काल में शत्रु राष्ट्र के जहाजों तथा माल पर घाट बंदी लागू कर दी जाती है तो ऑटोमेटिकली उन शत्रु राष्ट्रों के सामानों पर घाट बंदी लागू कर देंगे तो उनका एक तरीके से वो रुक से जाएंगे। घाट बंदी लागू करने का मतलब यही है कि उनका न तो आयात होगा न फिर निर्यात होगा। अगला है कोटा पद्धति। जब हम वस्तुओं के अंधाधुंध आयात व निर्यात को रोककर या उनमें कमी करके वस्तुओं की देश में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो कोटा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग भी आयात और निर्यात दोनों के लिए किया जाता है। विकसित देश इसका प्रयोग आयातों को गैर प्रशुल्क विधियों से कम करने के लिए करते हैं। अगला है लाइसेंस व्यवस्था। विकासशील देश विदेशी व्यापार को
देश के विकास के लिए प्रयोग करने हेतु इस पद्धति का उपयोग करते हैं। विभिन्न उत्पादकों को विभिन्न आधारों पर विभिन्न वस्तुओं के आयात के लिए विभिन्न प्रकार के लाइसेंस दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत बिना तटकर अथवा बिना तटकर चुकाए, बिना शुल्क चुकाए उनको आयात की सुविधा होती है। इस लाइसेंसिंग पद्धति के अंतर्गत उनको लाइसेंसिंग दे दिया जाता है और वो उन वस्तुओं का आयात कर सकते हैं, उन पे उनको शुल्क नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट है विनिमय नियंत्रण। विदेशी मुद्रा पर नियमन लागू करके देश के आयातों को उपलब्ध विदेशी विनिमय की मात्रा तक सीमित करना संभव होता है। एक्सचेंज कंट्रोल करके भी आयातों को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है मुद्रा का अवमूल्यन व अधिमूल्यन। अवमूल्यन का तात्पर्य घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी करना, अधिमूल्यन का तात्पर्य घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि करना, अधिमूल्यन कहलाता है। यदि जब देश में निर्यातों को अधिक प्रतियोगी बनाना होता है, देश में यदि निर्यातों को बढ़ाना होता है तो देश की मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाता है, उसके मूल्य में कमी कर दी जाती है। कमी करने से क्या होगा, दूसरे देश ऑटोमेटिकली उसको ज़्यादा आयात करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने देश का निर्यात बढ़ जाएगा। और वैसे ही यदि निर्यातों को कम करना है तथा आयातों को बढ़ाने हैं तो देश की जो घरेलू मुद्रा है उसका अधिमूल्यन कर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली निर्यात कम हो जाएंगे। इसके बाद और कुछ पॉइंट्स हैं, यह है तटकर संघों की स्थापना। यह भी एक पद्धति है। इसमें क्या करते हैं, कुछ देश मिलकर एक तरीके का संघ बना लेते हैं, एक यूनिटी बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं, जिसमें संघ के देशों के मध्य व्यापार पर तटकर नहीं लगता। अगर उन्हीं देशों जो संघ बनाया है उनमें शामिल देशों के मध्य ही अगर व्यापार होता है तो उनमें किसी भी प्रकार का आयात पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, कोई तटकर शुल्क नहीं देना पड़ता। तो ये इस तरीके से, तथा यदि संघ के बाहर से अगर व्यापार किया जाता है, जो देश संघ में शामिल है उनसे व्यापार नहीं करके अगर कोई देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसको फिर ऊंचे शुल्क पर माल लेना या देना होता है, उस पर ऊंचे तटकर शुल्क लगाए जाते हैं। इस वजह से तटकर संघों की स्थापना कर ली जाती है ताकि उन्हीं जो संघ के जो सदस्य देश हैं उन्हीं के मध्य व्यापार हो। यदि उनके बाहर यदि कोई देश व्यापार करता है तो फिर उनको ऊंची मात्रा में तटकर शुल्क देने पड़ते हैं। और लास्ट है सर्वाधिक प्राथमिकता के राष्ट्र का दर्जा। सर्वाधिक प्राथमिकता राष्ट्र का दर्जा है कि आप किस देश से अत्यधिक मात्रा में आयात निर्यात करोगे, उसको फिर सर्वाधिक प्राथमिकता राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस उसको मिल जाता है। आजकल विकसित देश किसी देश विशेष से व्यापार बढ़ाने के लिए, किसी पर्सनल इंडिविजुअल किसी देश से व्यापार बढ़ाने के लिए उसे सर्वाधिक प्राथमिकता के राष्ट्र का दर्जा देकर उससे होने वाली आयातों व निर्यातों पर कम कर लगाते हैं, क्योंकि उनको उनसे अत्यधिक व्यापार करना होता है। तो ये सर्वाधिक प्राथमिकता के राष्ट्र का भी एक दर्जा है। यह भी एक पद्धति है कि कैसे नियमन किया जा सके। तो एक आप कोई भी देश किसी दूसरे देश को फेवर्ड नेशन का दर्जा दे सकता है और उनसे बिना हाईली या बिना अत्यधिक कर दिए या शुल्क दिए उनसे व्यापार किया जा सकता है। तो ये कुछ पद्धतियाँ थी जिनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमन किया जा सकता है। धन्यवाद।